बैंकों के गवर्नरों की बैठक आज बेंगलुरु में होगी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से सामूहिक रूप से मिलकर सामना करने का किया आह्वान। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में सीकर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के भवनों का किया वर्चुअल शिलान्यास। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चित्तौड़गढ़ में यूथ एंटरप्रेन्योर्स मीट में लिया भाग। कहा, उभरती वैश्विक ताकत के रूप में विश्व गुरु बनकर एक नई शक्ति का निर्माण करेगा भारत। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई कालू भाई ने एनआईए जयपुर में फार्मास्यूटिकल साइंस पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया शुभारंभ। कहा, नवाचारों के चलते प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में और बढ़ रहा है लोगों का रुझान। और शिक्षक भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण चढ़ा एसओजी के हत्थे। एक और मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की तलाश जारी। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक आज बेंगलुरु में शुरू होगी। बैठक की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में शुभकामनाएं दी हैं। अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से दुनिया जूझ रही है। सामूहिक रूप से मिलकर हमें इन चुनौतियों का सामना करना है। I would urge that your discussions should focus on the most vulnerable citizens of the world. Only by creating an inclusive agenda will the global economic leadership win back the confidence of the world. The theme of our G20 presidency also promotes this inclusive vision: one earth, one family, one future. The leadership of global finance and economy at a time when the world is facing serious economic difficulties. We are also witnessing rising geopolitical tensions in different parts of the world. There are disruptions in global supply chains. Many societies are suffering due to rising prices, and food and energy security have become major concerns across the world. It is now up to you, the custodians of the leading economies and monetary systems of the world, to bring back stability, confidence, and growth to the global economy. We need to collectively work to strengthen multilateral development banks for meeting global challenges like climate change and high debt levels. Excellencies, in the world of finance, technology is increasingly dominant. During the pandemic, digital payments enable contactless and seamless transactions. However, some recent innovations in digital finance also pose risk of destabilization and misuse. I hope that you will explore
how the power of technology can be used for good while developing standards to regulate its possible risks. राज्यपाल कलराज मिश्र ने कल राजभवन में सीकर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित भवन का वर्चुअल शिलान्यास किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि शेखावाटी विश्वविद्यालय में आवासीय और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विस्तार से शैक्षिक विकास को गति मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे। गोयल ने चित्तौड़गढ़ में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक द्वारा आयोजित यूथ एंटरप्रेन्योर्स मीट में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल अपने आप को बल्कि विश्व को विपदाओं के बड़े संकट से उबार रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती वैश्विक ताकत के रूप में भारत विश्व गुरु बनकर एक नई शक्ति का निर्माण करेगा। पूरे विश्व के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो कौशल विकास का कार्यक्रम हो जिससे जो एक एक व्यक्ति के अंदर हुनर होता है उसको आगे उजागर किया गया हो, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया का मिशन हो जिसके तहत आज 90,000 से अधिक उद्योजक अपने नए नए आइडियाज, नए नए अनुसंधान के साथ काम कर रहे हैं। 100 से अधिक यूनिकॉर्न बन गए, यानी 8,000 करोड़ की जिसकी एक एक की कंपनी की वैल्यूएशन बन गई है। जिस प्रकार से युवा युवती मुद्रा लोन के माध्यम से लगभग 7 लाख करोड़ से अधिक उनको धनराशि मिली जिससे वो अपना काम आगे बढ़ा सके। मैं ऐसे अनगिनत सुना सकता हूँ जो मौके युवा युवतियों के लिए प्रधानमंत्री जी की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के युवा युवतियों के लिए उपलब्ध कराए। चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो, अटल इनोवेशन सेंटर हो या स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन हब हो, अनगिनत ऐसी योजनाएं जिसके माध्यम से आज का युवा बड़े बड़े लक्ष्य लेके उतर पड़ा है, देश के निर्माण में लग गया है और इसी युवा शक्ति के बलबूते पे ये देश स्वाभिमानी देश, आत्मनिर्भर देश और विश्व शक्ति बनने। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल भीलवाड़ा में टेक्सटाइल से संबंधित समस्याओं को लेकर उद्योगपतियों से चर्चा की। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उद्योग के विकास के लिए कई योजनाएं लागू कर रखी हैं। आगामी दिनों में टेक्सटाइल के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार निवेशकों को लाने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। जैसे हमने पहले आईपीडीएस की स्कीम चलाई थी, टफ स्कीम, वर्षों से हमने सहूलियतें दी हैं कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो सके। एसआईटीपी स्कीम चली, बहुत सारे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए, समर्थ के नाम से कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की स्कीम चली। तो एक प्रकार से वस्त्र क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी चिंता की है और 9 वर्ष से वस्त्र विभाग की जो जो समस्याएं आई हैं उसको समाधान करने के लिए हमें आदेश देते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने चिंता की कि इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाए जिससे बहुत बड़ा एक राहत मिली पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को। और उसी के रहते मेरा विश्वास है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो जो आज लगभग 3 लाख करोड़ के करीब है, ये बढ़ के आगे आने वाले दिनों में 8 साढ़े 8 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भारत से होगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राजसमंद के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य से यहां विकास होगा। होली का पावन महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं और पहले भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद मिले कि देश भी अच्छा चले, हर देशवासी का भविष्य अच्छा बने, सब सुख शांति में रहें।
और जिस प्रकार से इस पूरे भवन का नवनिर्माण चल रहा है, जितना अच्छा पूरा प्रकल्प बन रहा है, वो आज कोविड के बाद पहली बार आने का मौका मिला। वो देख के भी बहुत आनंद आया कि ठाकुर जी का सेवा और अच्छे तरीके से हो रही है और अच्छा भावुक जो यहाँ पे आते हैं, श्रद्धालु जो आते हैं, उन सब के लिए भी सुविधाएं यहाँ पे निर्माण हो रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने हनुमानगढ़ जिले के मेनावाली गांव में किसान सभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने किसानों से किए वायदे अभी तक पूरे नहीं किए हैं। वहीं केंद्र सरकार किसानों को सम्मान निधि देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। खाते में दुनिया की पहली स्कीम है, केवल देश की नहीं। 2 लाख करोड़ रुपया सीधा वहां गरीबों के खाते में जमा हुआ है और आपकी जिंदगी गुजारो कर। हिंदुस्तान की लोकतंत्र के बाद दूसरी बड़ी ताकत है हिंदुस्तान की फौज, है कि नहीं है? मतलब फौज के नाम पर तो आदमी एकदम अलर्ट हो जाए और गर्व भी करे। हिंदुस्तान की फौज की पहचान थी पहले, जैसे बॉर्डर पर हो, कि 303 राइफल, यानी हिंदुस्तान की फौज को मतलब लड़ाई क्यों लड़ेगी। हालांकि आप बात अलग है कि मोदी जी के आने के बाद एक वीडियो भी देखे होगा कि 3 आड़े सैनिकों के हाथों और डंडों क्या कुटाई करी, ची ची करने लग रहा। देखियो कौन देखियो। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर में कल से 3 दिवसीय आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंस पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। संगोष्ठी का शुभारंभ केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई कालूभाई ने किया। इस दौरान आयुष विभाग के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, NIA यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय आयुष मंत्री डॉक्टर मुंजपरा ने कहा कि आयुर्वेद प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। आमजन का रुझान आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दौरान अतिथि गृह का शुभारंभ, पुस्तक विमोचन और विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किए गए। प्रोफेसर लोग आएंगे या तो जो कुछ इंटरेस्ट वाले जो लोग आएंगे आयुर्वेदिक में, उसके लिए बहुत ही अच्छी सहूलियत होगी। प्लस साथ में एक छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ शादीशुदा महिला और बच्चे वाली महिला भी काफ़ी कामकाजी महिला भी ये इंस्टीट्यूट में काम करते, तो उसके लिए हमने एक क्रैच भी यहाँ बनाए। अपनी परंपरागत जो पुरानी जो चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी के, वो सबसे अपनी पुरानी है, उसको लगातार बढ़ावा देने के लिए मोदी जी कुछ न कुछ करे। और इस बार हमारा बजट, केंद्रीय बजट में भी 20% से ज़्यादा रुपीस का बढ़ोतरी किया है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक अंतराल का। आप देखते रहिए DD राजस्थान। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में 2 महीने से फरार मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को SOG और जोधपुर ग्रामीण पुलिस की टीम ने कल देर शाम बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपी भूपेंद्र सारण से पूछताछ में बड़े खुलासे की उम्मीद है। वहीं इस प्रकरण में एक और मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की तलाश जारी है। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और नए स्टार्टअप को मंच देने के उद्देश्य से जोधपुर में निवेश कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्टार्टअप को लेकर निवेश और नए विचारों पर चर्चा की गई। राजस्थान सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा चलाई जा रही एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें राजस्थान के युवाओं और स्टार्टअप्स को
अलग अलग तरीके से मदद की जाती है। जैसे इंक्यूबेशन सेंटर में उनको बैठने की जगह निःशुल्क मुहैया कराई जाती है, उनको मेंटरशिप का अवसर मिलता है, उनको ऐसी इन्वेस्टर वर्कशॉप्स में आके फंड रेजिंग का अवसर मिलता है। यहाँ से सेलेक्ट हुए 50 स्टार्टअप्स को आगे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उनको दिया जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग सेशन टुडे विद द फाउंडर्स हियर इन जोधपुर. लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ a 15-minute discussion that we had, about another hour of Q&A. हमारा स्टार्टअप स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी को लेके है, जिसमें हम गांव और छोटे कस्बों में जो बच्चे रह रहे हैं उनको एक वर्चुअल कोच प्रोवाइड कराते हैं। हमने एक डिवाइस डेवलप किया जिसकी मदद से लड़का अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करके और अपना खेल को इम्प्रूव कर सकता है। टियर 2 और छोटे शहरों की एक छोटी सी समस्या है, और वो समस्या ये है कि जो बच्चे हैं वो अपने एजुकेशन और टैलेंट के दम पे जॉब के लिए बड़े शहरों में निकल जाते हैं और बुजुर्ग माता पिता पीछे छूट जाते हैं। बाकी सारे काम तो नॉर्मल रूटीन में होते रहते हैं, लेकिन जब इन माता पिताओं को मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत समस्या होती है कि उन्हें हॉस्पिटल कौन ले जाएगा, उनकी दवाइयाँ कौन लाएगा, उनकी जांचें कौन करवाएगा, उनको कौन केयर करेगा, उनकी पट्टियाँ कौन करेगा, उनको फिजियोथेरेपिस्ट कौन देगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए सारथी हेल्थ केयर एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन एलोन एल्डरली पेरेंट्स को। केनरा बैंक अंचल कार्यालय जयपुर की ओर से कल खुदरा एक्सपो मेले का शुभारंभ हुआ। MI रोड स्थित चैम्बर भवन में राजस्थान अंचल के महाप्रबंधक पुरुषोत्तम चंद और बेंगलुरु प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक H. शेषागिरिदास ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर H. शेषागिरिदास ने बताया कि केनरा बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए कई कदम उठा रहा है। वहीं राजस्थान अंचल के महाप्रबंधक पुरुषोत्तम चंद ने बताया कि एक्सपो में बिल्डर्स और वाहन प्रतिनिधियों के स्टॉल्स के माध्यम से ग्राहकों को बैंक लोन और अन्य स्कीम्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। Doorstep and offering the services. This is the difference between the other banks and the Canara Bank. Canara Bank is a pioneer in the customer services. That is the reason today and tomorrow we have organized this outreach program to reach out our customers. हमने आज इस कार्यक्रम में 21 बिल्डर्स को यहाँ बुलाया हुआ है, जो जिनका हमारे साथ या तो टाई अप है या टाई अप होने जा रहा है, और जो अच्छी क्वालिटी के जो फ्लैट्स हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनको हमने यहाँ आमंत्रित किया है, जिससे कि हमारे ग्राहकों को एक जगह सिंगल पॉइंट पे ये सारी जो इन्वेंट्री है उसके बारे में डिटेल मिल सके और वो अपने लोन के बारे में प्लान कर सकें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट में श्री अन्न योजना की शुरुआत करने की घोषणा से किसानों को फायदा मिलेगा। इस योजना के जरिए मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले किसान लाभान्वित होंगे। नागौर जिले के किसानों ने इस योजना को लेकर खुशी जाहिर की है। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किए गए केंद्रीय बजट में मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए श्री अन्न योजना के बारे में बताते हुए कहा कि भारत मोटे अनाजों यानी कि मिलेट्स का हब है। भारत में इसके उत्पादन को बढ़ाकर देश को मिलेट्स का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। इसके साथ ही मिलेट्स उत्पादन के क्षेत्र में शोध कार्य बढ़ाने के लिए देश में मिलेट्स रिसर्च सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। श्री अन्न योजना को लेकर नागौर जिले के कृषि अधिकारियों और मंडी से जुड़े अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में सरकार की इस योजना के जरिए नागौर सहित पूरे प्रदेश के किसानों को फायदा मिलेगा। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में राजस्थान सरकार की ओर से इंदिरा रसोई योजना और मिड डे मील योजना में भी बाजरा जैसे मोटे अनाज को शामिल किया जाएगा, क्योंकि मोटे अनाजों के सेवन से कई बीमारियों से निजात मिलती है। ऐसे में सरकार का श्री अन्न योजना के जरिए मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के फैसले से न सिर्फ किसानों को बल्कि आम नागरिकों को भी फायदा होगा। राजस्थान पूरे भारतवर्ष में बाजरा का मुख्य उत्पादक राज्य है और नागौर में भी जो खरीफ में बुआई का क्षेत्रफल है उसमें लगभग 40% हिस्सा बाजरे का है। तो इस राजस्थान सरकार ने भी इस वर्ष जो मिलेट्स वर्ष
को ध्यान में रखते हुए लगभग 8 लाख किसानों को 16 करोड़ की लागत से बीज मिनी किट वितरित किए जाएंगे। और इसके अलावा बाजरा को प्रोत्साहन देने के लिए इंदिरा रसोई योजना एवं मिड डे मील में भी बाजरा को शामिल किया जाना प्रस्तावित है। तो निश्चित ही पूरे राजस्थान एवं नागौर के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किए जाने का फायदा होगा। उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है वो अपनी बदलती जलवायु परिस्थितियां हैं, उसमें मोटे अनाज के पोषक तत्वों का स्वास्थ्य में लाभ एवं इसकी खेती के लिए उपयुक्तता के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए ही इसको मुख्य रूप से किया गया है। जो डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, इसको कंट्रोल करने में भी इसकी ये काफी उपयुक्त रहता है। इसको अपन एक रूप में इस प्रकार से देखें तो कि इसको ज्यादा सरकार प्रोत्साहन दे रही है, इससे इसका निर्यात है वो बढ़ेगा। निर्यात बढ़ने से किसानों की जो इनकम है उसमें भी अच्छा सकारात्मक अपन को दूरगामी परिणाम इसमें देखने को मिलेंगे। यूं तो मिलेट्स यानी मोटे अनाज के कई फायदे हैं, लेकिन अगर भारत मिलेट्स उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनता है तो कृषि उत्पादों के निर्यात में तेजी से वृद्धि होगी। वर्तमान में मोटे अनाजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में निर्यात बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा, साथ ही साथ किसानों की आय में भी क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। इसके अलावा इन अनाजों के उत्पादन से लेकर निर्यात तक के चरण को पूरा करने में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के स्रोत भी बढ़ेंगे। पुराने समय में इन चीजों का खान पान में, हमारे रूटीन खाने पीने में ये चीजें शामिल हुआ करती थी। आजकल की पीढ़ी इनको भूल चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया और पौष्टिकता पे ध्यान दिया, और इस चीज को उन्होंने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की घोषणा की है। और निसंदेह अभी G20 का भारत अध्यक्षता भी कर रहा है, तो इसके अंदर भी हमको निर्यात में मदद मिलेगी, एक हब बनेगा देश, तो निसंदेह किसानों को की भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। मोटा अनाज राजस्थान में पैदा करने में पहले नंबर पर है। मोटे अनाज से कुपोषण जैसी बीमारियों का छुटकारा मिलने का कारगर उपाय है। मोटा अनाज कम पानी से और कम जमीन में ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है। इससे पानी और कुपोषण जैसी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। यूएनओ ने भी भारत सरकार के अनुरोध पर साल 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। इसके साथ ही सरकार के प्रयासों के जरिए मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने में कामयाबी मिलेगी और आने वाले दिनों में किसान मोटे अनाज के उत्पादन के लिए और ज्यादा प्रेरित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मोटे अनाज के निर्यात में बढ़ोतरी होने पर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति भी इससे सुदृढ़ होगी। नागौर से शबीक अहमद उस्मानी की रिपोर्ट। जयपुर शहर और आसपास के जिन क्षेत्रों में बीसलपुर बांध से पानी की सप्लाई हो रही है, वहां रख रखाव के चलते 3 दिन पानी की सप्लाई नहीं होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरजपुरा इंटेक पर नवनिर्मित इंटर प्लांट और रेनवाल में नई पंपिंग स्टेशन को बीसलपुर की 2300 mm व्यास की लाइन से जोड़ने के लिए जा रहे शटडाउन के चलते बीसलपुर से पानी की सप्लाई 26 फरवरी सुबह 3 बजे तक बाधित रहेगी। बीसलपुर से जलापूर्ति सामान्य रूप से 27 फरवरी को सुबह शुरू होगी। इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में आज से अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप शुरू होगी। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे। भारत कोरिया राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मलेशिया में आयोजित 14वीं एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारत महिला टीम ने मेजबान मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 17-16 से शिकस्त दी। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी है। इसके प्रभाव से अधिकांश स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं कोहरे का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में स्थिरता रहेगी। इसके बाद मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान
33.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ डूंगरपुर जिला सबसे गर्म स्थान रहा, जबकि राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक आज बेंगलुरु में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से सामूहिक रूप से मिलकर सामना करने का किया आह्वान। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में सीकर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के भवनों का किया वर्चुअल शिलान्यास। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चित्तौड़गढ़ में यूथ एंटरप्रेन्योर्स मीट में लिया भाग। कहा, उभरती वैश्विक ताकत के रूप में विश्व गुरु बनकर एक नई शक्ति का निर्माण करेगा भारत। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई कालूभाई ने NIA जयपुर में फार्मास्यूटिकल साइंस पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया शुभारंभ। कहा, नवाचारों के चलते प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में और बढ़ रहा है लोगों का रुझान। और शिक्षक भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण चढ़ा SOG के हत्थे। एक और मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की तलाश जारी।